रुपए ईमान बेचा नहीं गया होता, आज जम्मू कश्मीर के हालात अलग होते, अलग होते। अगर 84 नहीं होता, फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते, 87 का इलेक्शन नहीं होता। अगर 87 का इलेक्शन नहीं होता, या हालात नहीं बिगड़ते। अगर हालात नहीं बिगड़ते तो आज जम्मू कश्मीर अपना मुकाबला इस मुल्क के बड़े बड़े रियासतों के साथ कर रहा होता। हमारी परेशानियों का, हमारी मुश्किलातों की शुरुआत पीछे हाथ पीछे उस साजिश से हुई। और ये नहीं कि वो अपने हरकतों से बाज आए, उसके बाद भी जब जब मरकज ने उन्हें साजिश करने में उन्हें बुलावा दिया, वो पीछे नहीं रहे। फिर याद आता है हमें साल 2000, जब मेरे कई सारे साथी उस वक्त एमएलए थे, मिनिस्टर थे, असेंबली ने अंदरूनी खुद मुख्तारी का रेजोल्यूशन पास कराया, मरकज घबरा गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिश रचाई गई, एक नई तंजीम को उस वक्त वजूद में लाया गया। उस नई तंजीम को कायम करने के लिए सबसे पहले आपके साथ का एमएलए थोड़ा अच्छी पैसा खो, और मकसद यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज जो है उसको कमजोर किया जाए, कश्मीरियों की आवाज जो है उसको दबा दिया जाए। नई तंजीम बनी, हालात आपके सामने। और उसके बाद फिर जब 2019 हुआ और हम सब बंद थे, कोई घर में बंद था, कोई जेल में बंद था, कोई गेस्ट हाउस में बंद था, दोबारा मरकज की कोशिश रही कि नई तंजीम को जन्म दिया जाए, नए लीडर पैदा किए जाएं। जब यहां एम्बेसडर भेजे गए, उनके साथ मुलाकात करनी थी, जब 5 स्टार होटलों में इन लोगों को दावत देना था, तो कौन आगे आगे? एक बार फिर आपके साथ का एमएलए। जब मेरी हुकूमत थी और मैं मुख्य वजीर आला था, ये मेरा इल्जाम नहीं है, उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। ये मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। झूठ क्यों बोलेगा? कहने का मतलब मेरा ये कि जिन लोगों ने 40 साल साजिशें रचाई यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए, आगे जाके उनके तेवर बदलेंगे नहीं। जो आदत से मजबूर है वो आदत से मजबूर है, उनकी आदतें बदलेंगी नहीं। अब सिर्फ ये बदल सकता है कि उनको साजिश रचाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और रोकने वाले टंगमर के आवाम की जरूरत, आप लोगों का काम है। क्योंकि आप रोकोगे तब रुकेगा। खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं रोकोगे और दोबारा साजिश रचाई जाएगी, फिर हम किसको कसूरवार ठहराएं? इलेक्शन है नहीं, लेकिन होगा। आज नहीं तो कल इनको इलेक्शन करने होंगे। हमें अपनी हुकूमत देनी होगी, हमें अपनी आवाज जो है दोबारा बुलंद करनी होगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है।
नहीं हमारी किस्मत क्यों कि बार बार मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है, कि हमारे खून की कोई कदर नहीं। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो उसका किसी को परवाह नहीं। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने राजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, उसको सजा सुनाई गई थी। उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। कितने अफसोस की बात। हमारे लोग जो बिना किसी इल्जाम के जेलों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उनको बेल नहीं मिलता, वो बाहर नहीं आते। कितने सारे हमारे नौजवान 2019 के बाद जेल में, हमारे सरकारी मुलाजिम बिना किसी कार्रवाई के उनको नौकरी से निकाला जाता है, मामूली से मामूली इल्जाम के बुनियाद पे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उस वक्त इनको कोई परवाह नहीं होती, लेकिन यहां जिस आदमी को गुनहगार पाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, राजौरी के 3 लोगों का कत्ल उसके हाथों, और वो खुलेआम घूमेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार मरकज हमें ये याद दिलाती है कि हमारे खून की कोई कदर नहीं, हमारे जज्बातों का कोई ख्याल नहीं, हमारी परेशानियों का कोई इनको परवाह नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में आज मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। अरे इन लोगों ने कहा था कि 2019 के बाद यहां तरक्की ही तरक्की होगी। नौजवानों से कहा था कि इन नौजवानों की तरक्की के रास्ते में रुकावट हम लोग हैं, कि मरकज से पैसा आता है और हम उस पैसे को गायब करते हैं। हम खामोश रहे, हमने कहा ठीक है ना, शायद कसूर हमारा है, शायद हमने लोगों के साथ नाइंसाफी की, अब ये लोग ठीक करेंगे। 4 साल से ज्यादा हो गए, आज हम मजबूर होते हैं पूछने पे क्या ठीक हुआ, कौन सी तरक्की आई। जिन नौजवानों से कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको सरकारी मुलाजमत के ऑर्डर पहुंचा दिए जाएंगे, कहां है वो ऑर्डर, कहां कर रहे हो आप सरकारी मुलाजमत। उल्टा जो लगे थे उनको भी निकालने का काम हो रहा है, जो लगाए गए उनको रोज पुलिस थाने में पेशी होती है कि साबित करो कैसे लगे, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। डेवलपमेंट के काम कहीं नहीं, टंगबाजी देख लीजिए, चाहे सड़क का 4 लेन,
बिलासपुर नाले पे बिजली का घर, गंडोला, गोल्फ कोर्स, होटल, अस्पताल, फायर स्टेशन कब बने ये? इनके दौर में तो नहीं आए। G20 पे के नाम पे इन्होंने पैसा जरूर निकाला, लेकिन दिखने के लिए तो कुछ नहीं। मास में हर गांव के बाहर वो लकड़ी का इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। हाँ, बिजली के मीटर इन्होंने जरूर पहुंचाए, मगर पावर नहीं। अरे तूफान जनाब, पहले कहा मीटर लगाओ, 24 घंटे हम बिजली देंगे। लोगों ने मीटर लगाए, फिर कहा नहीं यार ये बकवास मीटर है, हम डिजिटल मीटर लगाएंगे। फिर पता नहीं कहा बाहर की कंपनी से डिजिटल मीटर लाए, लगाए डिजिटल मीटर, कहा ना ये तूफान मीटर है, और था भी तूफान मीटर। बिजली होती नहीं थी, मीटर घूमता था। अब जब उनको डिजिटल मीटर भी ठीक नहीं लगा, फिर कहा अब हम स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। क्या जबरदस्त मीटर है। पहले तो मीटर में पैसा भरो। पहले तो होता था कि बिजली इस्तेमाल करते थे, फिर बिल आता था, बिल भरते थे, सिलसिला चलता था। अब तो पहले मीटर में पैसा भरो, पीछे से बिजली होती नहीं है, मीटर से पैसा कट जाना शुरू हो जाता है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली कट। वो डिजिटल मीटर कहां गए पता नहीं चला। अपना नहीं कल इनको कौन सा नया मीटर नजर आएगा जिसमें पैसा डालने की जरूरत भी नहीं होगी, सीधा बटवे से चला जाएगा। जैसे जेब काटने का काम होता है ना, बंदे को पता ही नहीं चलता है, चल रहा होता है बाजार में, यहां से जेब में से बटवा गायब। इसी तरह ये कोई नया मीटर लाएंगे, जेब से नोट जो है निकलना शुरू हो जाएंगे खुद। पानी नहीं, लेकिन कहते हैं पानी पे टैक्स। कोई नया स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। दुनिया को कहते हैं हमने टैक्स कमाया बहुत। ये कहना भूल जाते हैं कि टैक्स की कमाई इनकी शराब की दुकानों से। गली गली इन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं, गुलमर्ग से लेके नीचे तक। गुलमर्ग के अड्डे में शराब की दुकान। शायद ही कोई इलाका है जहां पे इन्होंने शराब की दुकान नहीं खोली होगी। नशीली दवाइयों का खरीद फरोख्त। कोई घर नहीं है जहां ये बीमारी आज टच नहीं कर गई हमें। नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है, लेकिन ये लोग, इनको कोई परवाह नहीं। जगह जगह लोगों को सताने का काम। अरे हमने गुलमर्ग को टूरिज्म के नक्शे पे लाया ताकि यहां के लोग कुछ कमाएं, लेकिन जहां देखो सताते हैं। तंग करना तो घोड़े वाले को तंग। हम गाइड को इजाजत देते थे, वो गंडोला में अपनी सवारियों को लेके वहां ऊपर सवारी करके उनके साथ नीचे आ जाता था। हम कहते थे गंडोला आपके पैसों से बना है, एक मुफ्त सवारी करोगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ना, गाइड को भी अब ये टिकट काटने का काम करते हैं। हमने यहां आसान लोन पे ATV और वो स्नोमोबाइल देने का काम किया, इन्होंने उनके भी लाइसेंस बंद की। अपने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, गरीबों को अपनी मकानों की मरम्मत करने की भी इजाजत नहीं।
और सिर्फ लोगों को तंग और परेशान करना, निकालो यही इनका पेशा है। कैसे करो फिर कहते हैं 80-90% लोग इनको पसंद करते हैं। मैं जाऊँ अरे ना, इलेक्शन कराइए, खुद ब खुद पता चलेगा कितने लोग आपको पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा, इलेक्शन है नहीं, लेकिन होगा। अब मेरे एक साथी ने यहाँ याद दिलाया 2 झंडों की। वैसे भी उस दूसरे झंडे की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं ना, वो दूसरा झंडा तो हमें वापस लाना है। लेकिन कोई अकेले मिनिस्टर नहीं बनता ना। अगर एक एमएलए पे हुकूमत बनती, बात ही कुछ और होती। हमारे इस नए असेंबली में 90 एमएलए होंगे। 90 का आधा कितना है? 45। तो मिनिस्टर देखने का ख्वाब जो है वो तभी देखें जब आपको 45 एमएलए नजर आना शुरू हो जाएं। मेरे साथियों ने सही मशवरा दिया, खासकर शौकत साहब ने अपनी तकरीर में। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने सीट की नहीं है, हमें अपने हमसायों की भी मदद करनी होगी। बीरवा हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफी साहब, उनको मदद करनी होगी। फारूक शाह साहब की, फारूक शाह साहब को मदद करनी होगी। रियाज बेदार साहब की, रियाज बेदार साहब को मदद करनी होगी। हमारे जनाब कार साहब की, कार साहब को मदद करनी होगी। हमारे संग्रामा याकूब साहब की, याकूब साहब को मदद करनी होगी। हमारे जावेदार साहब को, जावेदार साहब को मदद करनी होगी। हमारे बारामूला के साथियों को, बारामूला के साथियों को मदद करनी होगी। उड़ी वालों को, तब जाके ये कारवां आगे बढ़ेगा जनाब। तब जाके कोई इनमें से मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख सकेगा। नहीं तो दिन में ख्वाब देखना जुर्म नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं होता। मेहनत करने में हमारे साथी पीछे नहीं रहते, और ये मैंने देखा है। शायद ही कोई दिन होता है जहां मुझे फारूक साहब की तस्वीरें नहीं आती, कहीं ना कहीं किसी इलाके में उनका छोटा बड़ा प्रोग्राम नहीं हो रहा होता है। और इसके साथ साथ मुझे शौकत साहब का भी शुक्रिया करना होगा, क्योंकि इन्होंने कभी न साजिशों का साथ दिया, न कभी तंजीम को कमजोर करने की बात की। हमेशा मुझे कहा है, हमेशा, अल्लाह गवाह है, चाहे वहां कोई और हो ना हो, इन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि मेरा रिश्ता जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और बढ़ते दम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेगा। मेरा एक ही मकसद है, इस तंजीम को मजबूत करना और दूसरा